हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन IAS एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं प्रभास कुमार। आज मैं आपको रीजनिंग के बारे में बताने वाला हूँ। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं सब में पूछे जाते हैं। इवन आप UPSC के एग्ज़ाम से लेकर किसी भी छोटे एग्ज़ाम की बात करें, सब जगह ये रीजनिंग के वेटेज हैं। और जितने भी सब्जेक्ट हमारे कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब्जेक्ट में से अगर मैं रीजनिंग को कंपेयर करूं तो ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कम एफर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ी सी ट्रिकी वे में पढ़ना और उसे स्मार्ट वे में स्टडी करना, जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा पॉइंट बाय पॉइंट। आप CSET की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो अपना सिर्फ ये टॉपिक 18 to 20 क्वेश्चंस आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जिसमें आप थोड़े से क्वांटिटेटिव या मैथमेटिकल टर्म्स का यूज करके इसके क्वेश्चन को इजी वे में मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं रेलवे, SSC और भी टर्म्स के जैसे कि टीचर सेक्शन के भी एग्जाम की बात करूँ तो यहाँ पे या वहाँ पे इससे भी क्वेश्चन 2020 के तकरीबन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को अगर आप ट्रिकी वे में कर लेते हैं और थोड़े से स्मार्ट स्टडी आप दिखाते हैं तो ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इससे काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो ट्रिक्स क्या होंगे, उसके बारे में कैसे हम क्वेश्चन के अप्रोच तो पहुँचेंगे, ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ द रीजनिंग। ये टॉपिक है क्या, क्यों हमें पूछा जाता है, क्या पर्पस है इसका, तो इसके बारे में देखते हैं। अगर मैं रीजनिंग के बारे में बताऊं तो रीजनिंग को बोला जाता है टू थिंक अबाउट समथिंग इज कॉल्ड रीजनिंग। किसी भी चीज़ के बारे में सोचना ही आपका रीजनिंग है, लेकिन थिंकिंग पर्पस मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल। आप उटपटांग नहीं सोच सकते, सोचना तो रीजनिंग है, बट यू हैव अ कंडीशन द थिंकिंग पर्पस इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल, जहाँ पे आप लॉजिकल, और लॉजिक डिफाइन करता है कि यू हैव टू थिंक विथ सम रिस्पेक्ट ऑफ रूल्स, किसी रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यही बात आपका रीजनिंग बताती है। तो लोगों ने कहा कि जब थिंकिंग रीजनिंग है तो आप सोच कैसे सकते हैं, तो यहाँ पे सोचने के कुछ टाइप्स बने और यही टाइप्स रीजनिंग का पार्ट्स बना। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक किसी भी नॉर्मल से स्टूडेंट्स की बात करूँ, उसके थिंकिंग के पर्पस को आप किस तरह दिखा सकते हो, बाय वर्बल रीजनिंग। यानी कि आप जब सोचते हो तो इसे वर्बली टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। वर्बल मतलब क्या होता है, such a term in which we have to represent the thinking by using some words, sentence and any other types of language। जहाँ पे चीज़ें आपको लिखित रूप में किसी को बताना चाहते हैं उसी टर्म्स को वर्बल रीजनिंग कहते हैं। अब आप देखेंगे इसमें टोटल हमारे सिलेबस में ओवरऑल किसी भी टॉपिक से बात करें तो इसमें टोटल 8 टॉपिक्स पूछे जाते हैं और उसका वेटेज 42 आप 50% ओवरऑल सिर्फ ये वाला टॉपिक रखता है। इसके अंदर आप पूछेंगे सर टॉपिक कैसे हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट वन, डायरेक्शन टेस्ट। अगर हिंदी में बात करूं तो इसे बोला जाता है दिशा परीक्षण। इस टॉपिक को कोर टॉपिक बोला जाता है। हमारे सिलेबस में कुछ कोर टॉपिक हैं और कोर टॉपिक बोला जाता है ऐसे टॉपिक्स जिससे किसी भी एग्जाम में बहुत रेयर केस में ही क्वेश्चन छोड़े जाते हैं, ऑल्दो इससे सबसे पूछे जाते हैं। इसके अंदर क्वेश्चंस देखेंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ डायरेक्शन के बारे में जानना होता है। हाउ कैन वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, इस तरह से हमें पूछे जाते हैं। हमारे क्वेश्चंस में गिवन होते हैं वन मैन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न लेफ्ट, देन राइट। तो बेसिकली हम इसमें जब टर्म्स देखेंगे बुक्स वगैरह में तो इसके बनाने के तरीके काफ़ी पेचीदे होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ ट्रिक्स लगते हैं प्लस माइनस का, जो आप नॉर्मली से भी जानते हैं, प्लस माइनस होते हैं, ऑल्दो मैं सारी बातें बताऊँगा। सेकेंड टॉपिक की बात करें जिसमें हमारे पास आता है ब्लड रिलेशन। जिसे बोलते हैं आप रक्त संबंध। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल्दो अगर मेरे से पूछे तो मैंने जितने भी मैं एग्जाम देखता हूँ, जिसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करता हूँ, तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। किसी भी सेक्शन से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है इंडिकेटिंग बेस्ड क्वेश्चंस का, इशारा करते हुए। आपने क्वेश्चन देखा होगा, टू इंडिकेट अ बॉय बी सेज दैट ही इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर ओनली सन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई, अगर मैं सिंपल करता ही इज द ब्रदर ऑफ बी, तब तो आंसर नॉर्मल है। लेकिन जब आप इंडिकेटिंग का बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं तब यहाँ पे एक रूल काम करता है, रूल्स ऑफ मीडिएटर।
अब उस मीडिएटर के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो ये बहुत ईजी हो जाता है। अब ये मीडिएटर रूल क्या है, जब हम इस टॉपिक को 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ इंडिकेटिंग बेस या तो चित्र की ओर दिखाते हुए इशारा करते, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी और लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप नॉर्मली बुकिश मेथड का इस्तेमाल ना करें तो उससे, हाँ ऑल्दो वो सही होता है बट उसको आप स्मार्ट स्टडी नहीं कह सकते। हम देखेंगे इसमें क्या है। थर्ड टर्म से जाएंगे जिसमें आप कोडिंग होता है, डिकोडिंग होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ सम मीनिंगफुल डेटा कन्वर्ट इनटू द मीनिंगलेस डेटा यूजिंग सच ए रूल यू हैव टू फाइंड आउट द अदर मीनिंगफुल डेटा, कि हाउ कैन कन्वर्ट दैट मीनिंगफुल डेटा इन मीनिंगलेस डेटा। इसी को बोला जाता है कोडिंग डिकोडिंग। अगर हम जनरल लाइफ की बात करें, अपने रियल लाइफ में हम ऑल्दो पर डे इस टॉपिक का इस्तेमाल करते हैं। आप पूछेंगे सर कैसे, जैसे कि पासवर्ड डालना। आप जब पासवर्ड डालते हो तो आप कभी भी उसे गौर करेंगे, वहाँ अगर आप 4 प्रेस करते हो तो वहाँ पे स्टार आता है, दैट इज कोडिंग। क्लियर? तो उस चीज़ को कैसे इनक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं। अनदर वर्ड वी कैन से दैट दिस इज द टॉपिक ऑफ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। कहाँ हम इनक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं, वो चीज़ें ये बताया जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक हैं जिसमें आप एनालॉजी देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्ड कोडिंग देखेंगे, इसके अंदर सभी इंक्लूड है। हम 1 बाय 1 इसे भी बनाने के कुछ तरीके होते हैं कि आप नॉर्मली ABCD को बचपन से जब जैसे हमने पढ़ा है A to Z, बट यहाँ पे ABCD को पढ़ने का तरीका बदल जाता है, यानी नंबर अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट की तरह न पढ़ के उसे नंबर की तरह पढ़ना। जैसे मेरा नाम आर्या है, सब कोई आराम से समझ गए, लेकिन मैं अगर कह दूं कि मेरा नाम 25 है तो आप नहीं समझ पाओगे। रीजन क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग लगा दी। अब ये निकलेगा कैसे ये मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो कोडिंग डिकोडिंग यही कहता है कि ये एक मीनिंगफुल लेटर है, सब समझ सकते हैं, लेकिन मेरे से कोई पूछे कि मेरा नाम 25 है तो आप नहीं कंफर्म कर पाएंगे। तो ये यहीं से बन के बना होता है। कैसे? तो हम इसे देखेंगे, काफ़ी ईजी है दोस्तों। नेक्स्ट चाहिए तो हमारे पास रैंकिंग है एंड सेटिंग अरेंजमेंट है। ये हमारे 2 टॉपिक। रैंकिंग की बात करें तो ये मैथमेटिकल रेशियो पे काम करता है। इफ वन पर्सन इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट साइड देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ राइट साइड। बस एक सिंपल सी टर्म्स में की जाती हैं, बट इसके अंदर भी थोड़ी सी ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक के टर्म्स ऑल्दो ये मैथमेटिकल टर्म्स से रिलेटेड होता है बट उतना टफ नहीं होता कि आप मैथमेटिकल के डीपली सेक्शन में जाए। नॉर्मल से सिर्फ आप प्लस माइनस अगर आपको आता है, जो ऑलरेडी नॉर्मली सबको जानते हैं, उस प्लस माइनस का इस्तेमाल करके आप रैंकिंग के क्वेश्चन को सिक्योर कर रखते हैं। अकॉर्डिंग टू सीसेट की बात करूं तो इससे पर ईयर इससे कुछ न कुछ किसी न किसी टर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस रिप्लेसमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस एक्सचेंज, इस तरह के कुछ टर्म्स होते हैं जो छोटे छोटे ट्रिक से आपका बन के तैयार हो जाएगा। फिर सेकंड टर्म्स अरेंजमेंट की बात करें तो जब आपने रैंकिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं। वो अरेंजिंग जो रूल्स होता है वो सेटिंग अरेंजमेंट के टर्म्स बताते हैं, यानी आप कैसे अपने रियल लाइफ में कहीं पे अपने आप को पोजीशन कर सकते हो। देयर इज 2 वे, फर्स्ट वन इज द लीनियर, सेकंड वन इज द सर्कुलर। हाँ, फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वो हम चेक करेंगे। तो सेटिंग अरेंजमेंट आपके बैठने के पोजीशन को बता देता है और रैंकिंग आप किस पोजीशन पे होते हो उसका ये मार्क्स बताता है, एक नंबर बताता है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो इसमें और भी कुछ सब टॉपिक्स हैं जिसे हम 1 बाय 1 देख लेंगे। तो पहला टर्म्स आया रीजनिंग को समझाने का या फिर आपको बताने का, क्योंकि मैंने एक ही वर्ड बोला था, टू थिंक इज कॉल्ड रीजनिंग। तो पहला थिंकिंग था आपके पास वर्बल, लेकिन कुछ लोगों का जवाब था सर जब आपने कहा कि सोचना ये रीजनिंग है देन व्हाई कैन वी यूज ओनली वर्बल, हमारे पास तो नॉन वर्बल भी सीखनी है, मैं सोच लूं और आपको ना बता पाऊं। तो इसका दूसरा तरीका था नॉन वर्बल, यानी जहां वर्बल कहता है कि आपके सारे क्वेश्चन रिटन फॉर्म में होंगे बाय यूजिंग एनी वर्ड्स, लैंग्वेज, कुछ भी या फिर अदर सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो नॉन वर्बल इसकी सारी बातों को इग्नोर करता है, कहता है मैं तो क्वेश्चंस पूछूंगा बट देयर विल बी नो एनी टाइप्स ऑफ यूजिंग वर्ड, सेंटेंस एंड लैंग्वेज। तब एग्जामिनर के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब आप वर्ड सेंटेंस का यूज नहीं कर सकते तो क्वेश्चंस पूछूं कैसे। तब यहाँ पे बात आई, यहाँ पे देखा गया कि आप भले वर्ड्स यूज नहीं कर सकते लेकिन आप 2 चीज़ तो जरूर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सिंबल, सिंबल का इस्तेमाल करके जहाँ पे आकृति बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं,
यहाँ पे आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चंस कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, सामने मिरर रख दी गई, देन व्हाट विल बी द इमेज। तो इस तरह के क्वेश्चंस को नॉन वर्बल बोला जाता है। क्यों? यहाँ पे कुछ भी रिटर्न में नहीं लिखा होता। आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये सिंबल होता है मिरर का, आप इसका इमेज बना दीजिए और जो पार्ट आपका आंसर होगा यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन में रिप्रेजेंट होगा, इसलिए इसको बोला गया सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके अंदर आप जाएंगे तो इमेज के सेक्शन पढ़ेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिखा दिया। इमेज कैसे होते हैं? अब एक ऑब्जेक्ट अपना इमेज कहाँ कहाँ बना सकता है? ओनली 2 वे। फर्स्ट वन इन अ मिरर, सेकेंड वन इन अ वाटर। इसके अलावा आप कहीं नहीं करेंगे। हाँ, अब मिरर में भी कुछ रूल्स होते हैं और वाटर के भी रूल्स होते हैं, जब बाय ट्रिकी आप इस्तेमाल कर लेंगे। अभी हम लास्ट यूपीएससी के एग्जाम की बात करें, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इफ द रियल टाइम रिप्रेजेंट इन द रिस्ट वॉच इज 8:30 देन व्हाट विल बी द मिरर टाइम। तो मुझे बताइए कि 8:30 अगर रियल टाइम है यानी कि क्लॉक में दिख रहा है, तो अगर इसी का मैं वाटर या मिरर इमेज का टाइम बताऊं तो क्या बनेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसके लिए हमें इमेज की ट्रिक्स की जरूरत थी। ऑल्दो आप इसे फिगर करके बना सकते हैं जो बुक मेथड में होता है, बुक के अकॉर्डिंग, बट उतना अगर आप करते हैं तो आप सीख जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू एग्जाम उसे आप स्मार्ट स्टडी नहीं कह सकेंगे। तो इसके लिए हम रूल्स और ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर दूसरा होता है वाटर इमेज, क्योंकि अब इमेज मैंने कहा सिर्फ 2 प्लेसेस पे बना सकते हैं, एक मिरर, सेकेंड वाटर। मिरर का यूज हम इंसान करते हैं और वाटर का यूज जंगल में रहने वाले जानवर करते हैं, इसलिए इमेज को 2 सेक्शन में बांटा जाता है। इसी में आप जाएंगे पेपर कटिंग के बारे में पढ़ेंगे, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं? याद रखिए कि नॉन वर्बल है, कुछ भी लिखी नहीं जाती। इसके क्वेश्चंस क्या होंगे कि एक बड़ा सा A4 साइज का हमारे पास पेज है, इसे मोड़ करके मल्टी टाइम्स फोल्ड किया जाता है। अब फोल्ड करने का यहाँ पे रूल होता है, यू हैव टू फोल्ड द पेपर इन द वे ऑफ मैथमेटिकल रेशियो। अब मैथमेटिकल रेशियो क्या होता है? पेपर को फोल्ड करना, कि अगर ये पेज है, अगर मैं इसे फोल्ड करूं तो पहला पार्ट दूसरे पार्ट को ऑलरेडी एग्जैक्टली ढक लेनी चाहिए। हाँ, इसके बगैर पेपर कटिंग के क्वेश्चन बना। अगर आपने कोई ऊपर नीचे आपने फोल्ड किया कि कुछ पार्ट पहले का बाहर है, कोई दूसरे का, तो उसे कटिंग के और फोल्डिंग के टर्म्स में नहीं लेते। मैं बताऊंगा इसमें। अब इसे फोल्ड करके इस तरह बना दिया गया, क्लियर है, और उसके बाद यहाँ पे कट कर दिया गया। तब आपसे पूछा जाता है कि इसे ओपन कीजिए और मुझे बताइए कि इसके अंदर कितने कट आएंगे, क्लियर है। तो ये यहाँ पे अब हमें जो थ्योरी यूज की जाती है, यहाँ पे रूल्स होते हैं कि कितने टाइम्स मल्टीपल आप फोल्ड करते हैं। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन बनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बहुत ईजी वे में दे सकते हैं। तो आप देखेंगे तो ये 2 टाइप्स हैं हमारे पास, जहाँ पे आप सिंबॉलिक फॉर्म का हमारे सिलेबस में यूज की जाती है। लेकिन नॉन वर्बल है तो जरूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में क्वेश्चन पूछो, लेकिन इसका सेकंड टर्म्स था कि आपके क्वेश्चंस को नंबर के अकॉर्डिंग पूछना, क्योंकि नंबर कोई वर्ड्स नहीं है, ना ही सेंटेंस है ना लैंग्वेज है। तब अब आपके पास एग्जामिनर ने नंबर से भी क्वेश्चंस बनाना चालू किए। इसके अंदर आपके पास 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट वन इज द मिसिंग नंबर। ये एक ऐसा टॉपिक्स है जो ऑल्दो मार्केट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में पूछे जाते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चंस देखा होगा 2, 4, 6 देन मिसिंग नंबर एंड देन 10। व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर? नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप रेंडमली बनाने की कोशिश करेंगे तो याद रखना कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, नहीं तो अगले ही क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि इसके रूल्स को आप नहीं पढ़ते, और इसमें टोटल 6 रूल होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये मिसिंग नंबर के क्वेश्चन ड्राइव होते हैं, जिसमें आप देखेंगे स्क्वायर सीरीज, प्लेस प्रिस्टल सीरीज, इमेज सीरीज, क्यूब सीरीज, उसका यूज करेंगे तो ये बहुत ईजी वे में बन जाएगा। ऑल्दो अभी समझाने के लिए मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया और आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे नहीं आते, आएंगे क्या वो हम देखेंगे। सेकेंड वन होता है रॉन्ग नंबर। अब रॉन्ग नंबर क्या है? तो एज इट इज ये मिसिंग नंबर की तरह है, यहाँ मिसिंग नंबर में आपके पास 1 वर्ड मिस होता है, लेकिन रॉन्ग नंबर में हमारे सारे नंबर्स गिवन होते हैं। तो यही दोनों बेसिक डिफरेंस है। ऑल्दो दोनों में रूल्स 6 रूल्स ही लगेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। ये टाइप हो जाता है लोगों के पूछने। इसके अलावा जो अभी मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है वो कहते हैं पजलिंग ऑफ नंबर्स। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है नंबर सिस्टम में। अब इसमें क्या होता है कि इस केस में आपने देखा कि नंबर ऑल द नंबर्स आर अरेंज इन अ सीरियल वे, बट इन द केस ऑफ पजलिंग नंबर्स वी हैव टू गिवन द नंबर्स अरेंज इन एनी सॉलिड फिगर। किसी भी सॉलिड फिगर में गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल
आपने कभी इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, दैट इज 3, 4, 5, 8, 6, 10, 12, 5, देन व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर। यानी जब नंबर्स को किसी ना किसी सॉलिड शेप के अकॉर्डिंग अरेंज कर दी जाती हैं तो उसे ही पजलिंग ऑफ नंबर्स कहते हैं। 2019 के आप IAS के वाले एग्जाम पे देखेंगे तो इस तरह के एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखे थे, जहाँ पे क्यूब के फॉर्म में इस तरह से उन्होंने डेटा दिया था। एक डेटा यहाँ पे 3, 4, 5 और इस तरह का सेम डेटा उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था। यहाँ पे 6, 20 और यहाँ पे आपके पास नंबर पूछा गया था कि मुझे बताओ यहाँ क्या होगा। तो ये पजलिंग ऑफ नंबर्स का एग्जाम्पल है। इसके अकॉर्डिंग भी कुछ रूल्स मैं आपको बताऊँ। एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, ऑल्दो वहाँ पे डेटा कुछ और होगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दी। तो ये वाला पार्ट की बात करें तो जरा ध्यान से देखिएगा, 10 to 20% का कवर ये वाला सेक्शन हमारा कर लेता है। देखना, अब देखना, थिंकिंग के लिए हमारे पास 2 टर्म्स था, फर्स्ट वन वर्बल, सेकंड वन नॉन वर्बल। अब थर्ड टर्म्स थिंकिंग के लिए लोगों ने एक चीज और बताई, बोला क्या कि सर जैसे कि मेरे से पूछो सर आपका नाम क्या है, मैं बोल दूंगा अगर इस फॉर्म में आंसर देना चाहता हूँ तो मैं अपना नाम लिख के बोलूँगा आई एम अ प्रवास आर्या। आप समझ गए। अगर इस फॉर्म में आंसर देना चाहता हूँ तो मैं अपना फिगर आपको एक फ़ोटो दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है सिंबॉलिक फॉर्म। मैंने अपने फोटो दिखा दिया, आप समझ गए कि मैं प्रवास आर्या हूँ। लेकिन मैं अपना इंट्रोडक्शन रीजनिंग के अकॉर्डिंग तीसरे टर्म्स में भी दे सकता हूँ, वो क्या, जिसे बोला जाता है लॉजिकल। अब लॉजिकल बोली जाती हैं ऐसी बात जिसका फर्स्ट फेज को मत बोलो, उसके सेकंड फेज को बोलो। क्लियर है। जैसे मैंने यहाँ बोल दिया कि मैं एक लड़का हूँ, आप समझ गए वर्बल टर्म्स में। नॉन वर्बल टर्म्स में फिगर दिखा दूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पे मैं वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इस फॉर्म में अगर आंसर देना चाहता हूँ तो मैं बोल दूंगा कि मैं लड़की नहीं हूँ। ऑटोमेटिक आपको बात समझ में आ गई कि मैं एक लड़का हूँ। तो रीजनिंग का ये थर्ड पहलू ऐसा होता है जहाँ पे चीज़ों के फर्स्ट फेज को ना दिखा के सेकंड फेज को दिखाया जाता है। सेकंड एग्जांपल की बात करें कि मैं एक पॉइंट टॉस करता हूँ, अगर इस फॉर्म में आंसर आपको देना चाहूँ मैं लिख दूंगा कि मेरा हेड आया। इस फॉर्म में आंसर देना चाहूँ तो मैं आपको एक सिंबल दिखा दूंगा कि ये देखो मेरा हेड है। लेकिन इस फॉर्म में आंसर देना चाहूँ तो मैं बोल दूंगा कि मेरा टेल नहीं आया। तो इसे ही बोला जाता है। इंसान कोई भी रियल लाइफ में आप देखेंगे अपनी जनरल लाइफ में कि कोई भी थिंकिंग इन्हीं 3 के बीच रिलेट होता है। और जो हमारा रियल लाइफ में भी थिंकिंग के टर्म्स 3 हैं तो सिलेबस में भी 3 होंगे, क्योंकि कोई भी सिलेबस विदाउट रियल लाइफ के एग्जिस्ट नहीं करता। अब तो मैंने आपको लॉजिक का समझा दी। अब बोलेंगे सर इसके अंदर टॉपिक्स कैसे आते हैं, तो आपको इसमें पहला टॉपिक्स आता है सैलोलिज्म का। अब ये क्या कहता है, ये एज इट इज फिर से सेकंड पोर्शन की बात करता है, उसके फर्स्ट टर्म से में निकालना होता है। आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि सम काउज आर ब्लैक, हमारे पास एक वर्ड दिया जाता है और नीचे लिखा जाता है व्हाट विल बी द कॉजल कंक्लूजन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो अब देखना, एग्जामिनर ने पूछा कि सम काउज आर ब्लैक, लेकिन उसके पीछे के पर्पस हमें निकालना आंसर होता है। हम सोच सकते हैं फर्स्ट वन देयर मे बी ऑल लॉट ऑफ काउ, अगर सम है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे होंगे, इट इज द आंसर। सेकंड वन सम इज ब्लैक, तो आप क्या बोल सकते हैं सम में भी अदर कलर। तो उन्होंने पूछा एक टर्म्स, उससे हमने निकाले बहुत सारे टर्म, दैट इज सिलॉक्स एंड दैट सिलॉक्स रिप्रेजेंट बाय लॉजिकल टर्म्स। मैंने अभी जस्ट कहा कि इसमें किसी भी फर्स्ट फेज को नहीं बताया जाता है, उसके सेकंड फेज को बताया जाता है, उसी को सिलॉक्स कहते हैं। इसके अंदर दूसरे टॉपिक की बात करें जिसमें आप जाएंगे डाइस की बात। डाइस जिसमें आप इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया होता है दैट इज 3, 4 एंड 5, देन व्हाट विल बी द अपोजिट वैल्यू ऑफ इधर 3, 4 एंड 5। फिगर एक है लेकिन पूछा कुछ भी जाएगा कि 5 के अपोजिट चीजें बताइए, क्योंकि लॉजिकल में अब आपको ये दिखाई तो नहीं दे रहा, इसे निकालना ही हमारा लॉजिकल टर्म्स कहते हैं। इसके अंदर भी 3 रूल्स काम करते हैं जिसके हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं ऊपर लिख देता हूं, ये देखिए। इसके बाद हमारे पास होते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के डेट में, अगर मैं जैसे कि आप जानते हो कि एसएससी और यूपीएससी वाले में स्टेटमेंट में जिसमें आप एसोसिएशन रीजन की बात करते हो, जो आपके जितने भी एनवायरमेंटल नॉलेज है उससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसे बता दिया जाए कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, देन व्हाट इज द रीजन।